हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको आगे का टॉपिक स्टार्ट कराने जा रही हूँ। चैप्टर असेसमेंट प्रोसीजर इंक्लूडिंग फेसलेस असेसमेंट स्कीम। इस चैप्टर का जो पहले का टॉपिक मैंने आपको कराया था, मैंने उसके नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिए थे। अब जो हम आगे का टॉपिक करने जा रहे हैं वो हम बुक में से करेंगे, क्योंकि बुक में आपको एक तरीके से नोट्स की फॉर्म में ही दे रखा है। सो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन कार्ड। ठीक है, अब ये जो पैन नंबर होता है ये आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इशू करता है। पैन नंबर, या आप कह सकते हैं जो आपका पैन कार्ड आपके पास होता है। अब ये जो पैन कार्ड जो होता है ये किस लिए इशू किया जाता है? कुछ रिकॉर्ड्स मेंटेन रखने के लिए, जो रिकॉर्ड्स एक इंडिविजुअल को बनाने होंगे। अब ये जो रिकॉर्ड्स होते हैं, एक रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, जो आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होता है वो अपने पास इन रिकॉर्ड्स को रखता है। अब जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो पैन नंबर इशू करता है। अब ये जो पैन नंबर वो इशू करता है ये किस किस काम आता है, ये जानने के लिए कि आप किस तरह की रिटर्न फाइल कर रहे हो। दूसरा कि आपका चालान की पेमेंट्स किस तरह की हैं। तो ये जो पैन नंबर होता है एक तरीके से आपका आइडेंटिटी नंबर होता है, जिसकी वजह से आप अपना चालान नंबर बता सकते हैं और जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो देख सकता है। ठीक है, अब देखो, द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इशूज अ permanent account number that is called PAN to every taxpayer born on its record। जो भी उस टैक्स पेयर, जितने भी टैक्स पेयर्स हैं, जो भी उसके लिए जो बॉर्न है, यानी कि जिनको आगे रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है, कहने का मतलब है जिनको आगे ITR फाइल करनी है, तो वो जो पर्सन्स हैं उनके लिए वो पैन नंबर इशू करते हैं। द परमानेंट अकाउंट नंबर इज मीन टू आइडेंटिफाई द रिटर्न्स, कि रिटर्न्स किसकी हैं, टैक्स पेमेंट चालान्स कितना कट रहा है, एंड द करस्पॉन्डेंस रिसीव्ड फ्रॉम द असेसी एंड लिंक दीज टू देयर असेसमेंट रिकॉर्ड्स टू फैसिलिटेट क्विक डिस्पोजल ऑफ देयर रिफंड्स, क्लेम्स और असेसमेंट्स। अब यहाँ पे क्या है कि इन्होंने ये बोला कि जितना जो इनका पैन नंबर होता है, जितने बाकी इनके जो रिकॉर्ड्स होते हैं उनके साथ इनको लिंक कराया जाता है। लिंक कराने का मेन ये पर्पस होता है कि अगर उनके कोई असेसमेंट का जो प्रोसीजर चल रहा है उसका भी पता चल सके, जो असेसमेंट्स वो कर रहे हैं उनका पता चल सके, साथ ही साथ ये पता लग सके कि कितना उनको रिफ़ंड देना है, कितना रिफ़ंड उनके क्लेम में है। उसके बाद है केसेस अंडर विच पैन इज़ कंपल्सरी। कौन कौन से ऐसे केसेस हैं जहाँ पर पैन जो है वो बहुत ज़्यादा कंपल्सरी है, जिसके पास पैन नहीं है वो काम कर ही नहीं सकता। ठीक है, सबसे पहला है टोटल इनकम एक्सीड्स द एग्जम्पशन लिमिट। जो एग्जम्पशन लिमिट होती है, अगर उससे टोटल जो है वो बढ़ जाती है, टोटल इनकम बढ़ जाती है, तो उस केस में पैन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कंपल्सरी है। दूसरा केस है एनी पर्सन लायबल टू पे टैक्स। कोई भी एक पर्सन है जिसको टैक्स पे करना है ऑन बिहाफ ऑफ अदर पर्सन, किसी दूसरे पर्सन के बिहाफ पर, एज अ रिप्रेजेंटेटिव असेसी, रिप्रेजेंटेटिव असेसी के तौर पर, तो उनके लिए भी जो पैन कार्ड है या पैन नंबर है वो कंपल्सरी है। तीसरा पॉइंट, एनी पर्सन कैरिंग ऑन अ बिजनेस और प्रोफेशन हुज टोटल सेल्स या टर्नओवर या फिर ग्रॉस रिसिप्ट्स जो हैं वो एक्सीड हो गई हैं 5 लाख से इन एनी प्रीवियस ईयर। किसी भी पिछले साल के अंदर कोई भी पर्सन अगर बिजनेस या प्रोफेशन रन कर रहा है और उनकी जो इनकम है या ग्रॉस रिसिप्ट्स हैं वो 5 लाख से ज़्यादा हो गई हैं, तो उनके लिए मैंडेटरी है। नेक्स्ट है थर्ड का ही ये पार्ट, कोई चैरिटेबल ट्रस्ट की बात हो रही है, जहाँ पे चैरिटेबल ट्रस्ट में कोई है और वो बिज़नेस कर रहा है एक तरीके से, तो वहाँ पे भी पैन की जो है कंपल्सेशन है। नेक्स्ट है थर्ड का बी, person being a resident other than individual which enters into a financial transaction of an amount aggregating to 2,50,000 or more in a financial year। अब क्या बोला, कोई भी पर्सन रेजिडेंट है बट उसकी कैटेगरी इंडिविजुअल के अंदर नहीं आती, अदर देन इंडिविजुअल है, और वो किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के अंदर एंटर करता है, तो उसका अगर एग्रीगेट अमाउंट 2,50,000 से ज़्यादा हो जाता है या उतना है, तो उस केस में भी उसके पास पैन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर नेक्स्ट है थर्ड का सी, द मैनेजिंग डायरेक्टर, पार्टनर और ट्रस्टी, ऑथर, फाउंडर, कर्ता, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, प्रिंसिपल ऑफिसर और ऑफिस बियरर ऑफ द पर्सन मैंशनड इन थर्ड बी, और any person competent to act on the behalf of a person mentioned in third B।
जो थर्ड बी के अंदर मेंशन किए गए हैं, यानी अदर देन इंडिविजुअल पर्सन्स है, लाइक मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, ये सारे जो पर्सन्स हैं, इनके बिहाफ पर भी अगर कोई पर्सन कोई एक्ट करता है, इनके कॉम्पिटेंट में कोई एक्ट करता है, ठीक है, और ये कुछ किसी दूसरे अदर पर्सन का भी कुछ बियर कर रहे हैं, तो उनके लिए भी पैन नंबर होना ज़रूरी है। फिर नेक्स्ट है 4, इफ़ ही इज़ एंटाइटल्ड टू रिसीव एनी सम, अगर कोई पर्सन है जिसको कोई सम लेना है, सम ले रहा है, या कोई इनकम जनरेट हो रही है उसकी, या कोई अमाउंट है जो कि टैक्सेबल है, कहाँ पर, टीडीएस पे, यानी कि जैसे सैलरी आपकी रिसीव्ड होती है तो सैलरी पे टीडीएस लगता है। अब सैलरी पे जो टीडीएस लगता है या कोई भी ऐसा अमाउंट आपको रिसीव हो रहा है तो उसके लिए भी पैन नंबर ज़रूरी है, जहाँ पर आपका टीडीएस डिडक्ट हो रहा है, ठीक है। जो आपकी इनकम आ रही है उस इनकम पर अगर टीडीएस डिडक्ट हो रहा है तो पैन नंबर होना कंपल्सरी है। नेक्स्ट है 5, एवरी पर्सन हु इंटेंड्स टू एंटर इनटू सर्टेन ट्रांजेक्शन एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय द बोर्ड इन द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू, अगर कोई भी पर्सन किसी ट्रांजैक्शन के अंदर एंटर करता है और वो ट्रांजैक्शन जो आपका सीबीडीटी होता है, यानी बोर्ड जो है वो बताता है कि अगर ये कुछ प्रिस्क्राइब ट्रांजैक्शन उन्होंने बता रखी हैं और उन प्रिस्क्राइब ट्रांजैक्शंस में से ही किसी एक ट्रांजैक्शन में कोई भी पर्सन एंटर करता है, ठीक है, और उसको कोई रिवेन्यू मिल रहा है, तो वो जो रिवेन्यू मिल रहा है उसके केस में भी उसके पास पैन नंबर होना ज़रूरी है। एप्लीकेशन फॉर पैन, नेक्स्ट टॉपिक है एप्लीकेशन फॉर पैन में क्या है कि आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं पैन के लिए। 2 मेथड होते हैं, एक होता है आपका फिजिकल मोड और दूसरा होता है आपका ऑनलाइन मोड। फिजिकल मोड में कैसे करोगे और ऑनलाइन मोड में कैसे करोगे, देखो पहला है इफ़ ही हैज़ नॉट बीन अलॉटेड अ पैन नंबर, अगर किसी को भी पैन नंबर अलॉट नहीं किया गया है, ही मस्ट अप्लाई फॉर इट इन फॉर्म नंबर 49A विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम, प्रिस्क्राइब टाइम के अंदर अंदर उसको क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। किस फॉर्म को फिल करना पड़ेगा, 49A, ठीक है। उसके बाद जो असेसिंग ऑफिसर है उसके पास ये पावर है कि वो उस पर्सन को पैन नंबर जो है अलॉट कर सकता है इफ़ टैक्सेस पेएबल बाय सच पर्सन, अगर टैक्स जो है वो पर्सन पे करता है तो। अब प्रोसीजर्स क्या है, फॉर्मेट क्या है, स्टैंडर्ड्स क्या है पैन नंबर को इशू करने के लिए या पैन नंबर को लेने के लिए, उसके लिए अप्लाई करने के लिए। तो सबसे पहला है इशूइंग अथॉरिटी। इशूइंग अथॉरिटी कौन सी है आपकी, असिस्टेंट डिप्टी डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स सिस्टम्स। फिजिकल मोड बता रखा है, फिजिकल मोड में किस तरह से आप अप्लाई करोगे। अब जो आपका फॉर्मेट होता है या स्टैंडर्ड होता है कि किस तरह से आपको पैन नंबर मिलेगा या पैन कार्ड मिलेगा, कलर्ड लैमिनेटेड एंड क्रेडिट साइड्स पे permanent account number card as per approved design and specifications having one or more security features of only hologram or hologram and QR code enhanced QR code। अब यहाँ पे क्या है, देखो आपका जो पैन कार्ड है अगर आपने बहुत ध्यान से देखा होगा तो उसमें क्या होता है कि एक तरीके से कलर्ड होता है, आपकी फ़ोटो लगी हुई होती है, मतलब एक तरीके से जो डेबिट साइज़ होता है या क्रेडिट कार्ड का जो साइज़ होता है उसी साइज़ में इसको इशू किया जाता है। और इसके अंदर सारे के सारे जो अप्रूव डिज़ाइंस हैं, यानी जो जो डिज़ाइंस चाहिए, QR कोड्स चाहिए या जो भी सारे जो मटेरियल्स होते हैं वो सारे वहाँ पर उसके अंदर होते हैं, तो वहाँ पे फिज़िकल मोड में आपको इस तरह से मिलेगा। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मोड यानी ई पैन, ठीक है। ई पैन में क्या होता है कि आपको एक तरीके से PDF की फॉर्मेट में आपको पैन कार्ड मिल जाता है और आप उसको QR कोड को स्कैन कर कर उस पैन कार्ड तक पहुंच सकते हैं और चाहें तो बाद में उसका आप प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कोटिंग ऑफ पैन। वंस अ परमानेंट अकाउंट नंबर हैज़ बीन अलॉटेड, जैसे ही आपको परमानेंट अकाउंट नंबर आपका मिल जाएगा, सच नंबर मस्ट बी कोटेड इन ऑल रिटर्न्स, वो जो नंबर है वो जितने भी आपके रिटर्न्स हैं उनमें कोट हो जाएगा, यानी वहाँ पर लिख दिया जाएगा। करस्पॉन्डेंस विद इनकम टैक्स अथॉरिटीज़, चलान्स फॉर पेमेंट एंड इन all documents prescribed by the board, he must intimate the assessing officer about any change in the address, name or nature of business carried on by him। अब यहाँ पे क्या है कि सारी चीज़ें जगह जगह पर पहुँच जाएंगी, यानी कि जो पैन नंबर है आपका इनकम टैक्स अथॉरिटी को पहुँच जाएगा, फिर आपके जो चलान्स होंगे वो भी इस पैन नंबर पर ही होंगे, उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं बोर्ड के पास वो भी सारे पैन नंबर से अटैच हो जाएंगे, कह सकते हो कि लिंक हो जाएंगे। उसके बाद अगर आपने कुछ भी चेंज कराना है तो
अगर आपने कराया है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो असेसिंग ऑफिसर है उसको उस चीज़ की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएंगे। अगर आपने कोई एड्रेस चेंज कराया है अपना, या नेम चेंज कराया है, या कोई नेचर आपका जो बिज़नेस का नेचर था वो चेंज हो गया, तो जितनी भी इंफॉर्मेशन आपने चेंज कराई है तो वो आप किस तक पहुंचाएंगे, असेसिंग ऑफिसर तक पहुंचाएंगे। नाउ अ पर्सन में फर्निश और इंटीमेट और कोड इज आधार नंबर इन ल्यू ऑफ पैन इन ऑल द केसेस। अब जैसे यहाँ पे बोल रखा है कि अब जो आधार नंबर है उसको पैन नंबर से लिंक करने की बात है, तो इस बारे में आप सभी को भी पता ही होगा कि जो अभी गाइडलाइंस निकली हुई हैं कि आधार कार्ड को पैन कार्ड के साथ लिंक कराने वाली, तो वहाँ पे आपने लिंक कराना होगा। अब उससे क्या होगा कि अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन चेंज करते हैं अपने आधार कार्ड में, तो आपका वो जो लिंक्ड है उससे पता चल जाएगा कि कहाँ पे कौन सी इन्फॉर्मेशन चेंज नहीं हुई है, और चेंज उसको फिर आपको दोबारा कराना पड़ेगा सारा। ठीक है, जैसे यहाँ पे बोला हुआ है कि अगर आप पैन में चेंज कराते हैं तो आपको किसको बताना होगा, असेसिंग ऑफिसर को। उसके बाद है अदर प्रोविजंस रिलेटेड टू पैन। पैन से रिलेटेड अदर कौन से प्रोविजंस हैं? सबसे पहला, कोटिंग पैन इज कंपल्सरी इन द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स। किस किस ट्रांजेक्शन में कंपल्सरी है? पहला है इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या है? सबसे पहला, अगर आप किसी भी तरह की सेल परचेज करते हैं और वो सेलर परचेज 10 लाख से ज़्यादा हो जाती है और वो प्रॉपर्टी आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, या फिर प्रॉपर्टी वैल्यू बाय स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी एट एन अमाउंट एक्सीडिंग 10 लाख। अगर स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी है और उसमें भी आपका जो अमाउंट है वो 10 लाख से ज़्यादा हो जाता है, तो उस केस में आपके पास पैन होना या कोटिंग कराना पैन की कंपलसरी है, यानी इन्फॉर्मेशन देना कंपलसरी है। उसके बाद मोटर व्हीकल अदर देन टू व्हीलर्स के अलावा, 3 व्हीलर्स हो गई आपकी, 4 व्हीलर्स हो गई। अगर आपकी इस तरह की कोई मोटर व्हीकल है और उससे रिलेटेड कोई भी आपका सेल या परचेस हो रहा है, तो उस केस में भी आपका पैन कार्ड होना या कोटिंग ऑफ पैन जो है वो कंपलसरी है। नेक्स्ट है टाइम डिपॉजिट्स विद द बैंकिंग कंपनी के बाद आपके डिपॉजिट्स हैं, जैसे कोऑपरेटिव बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, निधि कंपनी बैंक है, या NBFC जिसको बोल सकते हो। उसमें अगर आपका अमाउंट 50,000 से ज़्यादा एक्सीड हो जाता है और डिपॉजिट जो है एग्रीगेट वो आपकी 5 लाख ड्यूरिंग द ईयर हो जाती हैं या उससे ज़्यादा हो जाती हैं, तो उस केस में भी कोटिंग ऑफ पैन कराना कंपलसरी है। उसके बाद है सेल और परचेज ऑफ सिक्योरिटीज़। अगर आपकी कोई भी सिक्योरिटीज़ आप सेल कर रहे हैं या परचेज़ कर रहे हैं अदर देन शेयर्स, यहाँ पे शेयर्स इंक्लूड नहीं होंगे आपकी सिक्योरिटीज़ के अंदर, तो यहाँ पर जैसे कॉन्ट्रैक्ट है आपका सेल परचेज़ का और उसकी वैल्यू जो है वो 1 लाख से बढ़ जाती है पर ट्रांसेक्शन, यानी कि हर एक ट्रांसेक्शन पर, तो उस केस में भी आपका जो है कोटिंग ऑफ पैन कराना कंपलसरी है। फिर नेक्स्ट है ओपनिंग एन अकाउंट। अगर आप कोई भी अकाउंट ओपन करा रहे हैं बैंकिंग कंपनी के पास या कोऑपरेटिव बैंक्स के पास, तो वो पैन नंबर ज़रूर लेते हैं। ठीक है, सो बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट एक्सक्लूडेड, यहाँ पे जो सेविंग बैंक अकाउंट एक्सक्लूड है। नो पैन रिक्वायरमेंट फॉर ओपनिंग दिस अकाउंट। इन अकाउंट्स को ओपन करने के लिए आपकी जो पैन की रिक्वायरमेंट है वो इतनी होती नहीं है। यहाँ पे कौन सा डिपॉजिट है अदर देन टाइम डिपॉजिट्स के अलावा। फिर नेक्स्ट है होटल रेस्टोरेंट बिल्स एट एनी वन टाइम। अगर आपकी एक ही टाइम पर आप होटल का या रेस्टोरेंट का बिल पे कर रहे हैं और वो बिल 50,000 से एक्सीड कर जाता है, तो आपको कोटिंग ऑफ पैन कराना कंपलसरी है। फिर नेक्स्ट है कैश परचेज ऑफ बैंक ड्राफ्ट्स, पे ऑर्डर्स, बैंकर्स चेक्स। इसका अमाउंट भी, अगर आपका कैश परचेज है, ठीक है, और बैंक ड्राफ्ट हो रहा है या आप पे ऑर्डर्स कर रहे हैं या बैंकर्स का चेक दे रहे हैं, तो उस केस में भी अगर आपने एक ही दिन में 50,000 से ज़्यादा की ट्रांजैक्शन कर ली है, तो उस केस में भी आपका कोटिंग ऑफ पैन कंपलसरी है। नेक्स्ट है आपका कैश डिपॉजिट विद अ बैंकिंग कंपनी, कॉरपोरेटिव बैंक और पोस्ट ऑफिस। कैश डिपॉजिट एक्सीडिंग ₹50,000 इन अ डे। अगर आपकी कैश डिपॉजिट कितनी हो रही है, 50,000 से ज़्यादा हो रही है एक दिन के अंदर, तो उस केस में भी कोटिंग ऑफ पैन इज़ कंपलसरी। फिर नेक्स्ट है फॉरेन ट्रैवल आप कर रहे हैं, ठीक है, उसके प्रति या उसके रिलेशन में आप जो है कैश पेमेंट दे रहे हैं, या फिर आप जो है फॉरेन करेंसी को परचेज़ कर रहे हैं और एक ही टाइम पर आप कितनी परचेज़ कर रहे हैं, 50,000 से ज़्यादा की परचेज़ कर रहे हैं, उसके अंदर आपका फेयर और जो ट्रैवल एजेंट की जो पेमेंट है वो भी इंक्लूड है, तो भी आपको कोटिंग ऑफ पैन कराना कंपलसरी है। फिर नेक्स्ट है
क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, एप्लीकेशन टू बैंकिंग कंपनी, एनी अदर कंपनी, इंस्टीट्यूशन और कोऑपरेटिव बैंक। तो इस केस में भी अगर आपका कोई क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है और उसके लिए आपने किसी भी बैंकिंग कंपनी के में अप्लाई कर रखा है तो उसके लिए भी कोटिंग ऑफ पैन इज़ कंपलसरी। फिर नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ म्यूचुअल फंड और फॉर परचेज ऑफ इट्स यूनिट्स। अगर आप उन म्यूचुअल फंड्स की यूनिट्स को परचेज कर रहे हैं तो उसमें कोई पेमेंट कर रहे हैं और वो पेमेंट भी अगर 50,000 से ज़्यादा की हो जाती है तो उस केस में भी कोटिंग ऑफ पैन इज़ कंपलसरी। फिर नेक्स्ट है आपका ओपनिंग अ डीमेट अकाउंट। अगर आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो उस केस में भी आपका जो है कोटिंग ऑफ पैन इज़ कंपलसरी। द नेक्स्ट वन इज़ परचेज और सेल ऑफ शेयर्स ऑफ एन अनलिस्टेड कंपनी। अगर कोई भी अनलिस्टेड कंपनी है और उसके आप से जो शेयर्स हैं उनको परचेज कर रहे हो या फिर सेल कर रहे हो तो उसका अगर अमाउंट 1 लाख से एक्सीड हो जाता है पर ट्रांजेक्शन तो उस केस में भी आपके लिए कोटिंग ऑफ पैन इज़ कंपलसरी। डिबेंचर्स, बॉन्ड्स हैं, पेमेंट एक्सीडिंग 50,000 अगर उनसे ज़्यादा हो जाती है तो भी कंपलसरी है। आरबीआई की बॉन्ड्स हैं और उसमें भी सेम एज पेमेंट जो है 50,000 से ज़्यादा हो जाती है तो वो भी कंपलसरी है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, इसमें भी यही है कि 50,000 से ज़्यादा की अगर पेमेंट हो जाती है तो वो आपके लिए कंपलसरी है। उसके बाद कैश कार्ड्स, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स इशूड अंडर द पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट। तो यहाँ पे जो कैश पेमेंट जो हो रही है अगर वो भी 50,000 से ज़्यादा हो जाती है 1 साल के अंदर तो वो भी आपके लिए यहाँ पे कोटिंग ऑफ पैन कंपलसरी है। उसके बाद है कैश कार्ड्स एंड प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स, ये हो गया। फिर नेक्स्ट है परचेज और सेल्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज अदर देन स्पेसिफाइड इन 1 to 17। 1 to 17 के अंदर के अलावा यानी जो भी हमने ये 17 तक पॉइंट्स किए हैं इनके अलावा अगर कोई भी परचेज या सेल होती है गुड्स और सर्विसेज की और उसकी वैल्यू पर ट्रांजैक्शन 2 लाख से ज़्यादा बढ़ जाती है तो उस केस में भी कोटिंग ऑफ पैन जो है वो कंपलसरी है। फिर नेक्स्ट है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2021 ऑल सेलर्स रेजिंग एन इनवॉइस ऑफ INRS 2 lakh or more should display the 10-digit PAN number of both vendor as well as customer on each such invoice। अब यहाँ पे क्या है 1 अक्टूबर 2021 के बाद ये एक गाइडलाइन निकाली गई कि जितने भी सेलर्स हैं अगर वो बिल बना रहे हैं यानी कि इनवॉइस बना रहे हैं और वो इनवॉइस 2 लाख से ज़्यादा है तो उनको जो है 10 डिजिट का जो पैन नंबर होता है वो उस इनवॉइस पे लिखना होगा। वो उस इनवॉइस पे जो 10 डिजिट का वो पैन नंबर लिखेंगे वो दोनों का होगा, कस्टमर का भी और जो सेलर है उसका भी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है अगर कोई भी माइनर एंटर करता है किसी भी ट्रांजैक्शन के अंदर और वो जो है चार्जेबल तो नहीं है टैक्स को पे करने के लिए बट उसकी इनकम है कि वो टैक्स को पे कर सकता है तो अब उसका तो पैन नंबर नहीं उसको इशू होगा या आप कह सकते हैं उसको अलॉट ही नहीं होगा। तो उस केस में क्या करेंगे, जो उसके फादर हैं या मदर हैं उनका पैन कोड कर लेंगे या फिर उसका कोई गार्जियन है तो उनका पैन ले लेंगे, पैन नंबर जो है उस रिलेवेंट डॉक्यूमेंट के साथ अटैच कर लेंगे। फिर नेक्स्ट है इफ़ अ पर्सन डज नॉट हैव पैन एंड एंटर्स इनटू एनी अफोरसेड ट्रांजैक्शन। अगर जैसे जितनी भी ट्रांजैक्शंस अभी बताई गई हैं जिसमें पैन कंपलसरी है तो उस केस में अगर कोई भी पर्सन ये ट्रांजैक्शन में चला जाता है और उसके पास पैन नंबर नहीं है और वो ये चीज़ डिक्लेयर कर देता है इन फॉर्म नंबर 60 तो उसको क्या क्या पार्टिकुलर्स देने होंगे उस ट्रांजैक्शन के लिए। द प्रोविजंस ऑफ दिस रूल शॉल नॉट अप्लाई टू ऑल द फॉलोइंग क्लासेस और क्लासेस ऑफ पर्सनस। अब ये जो है यानी वो अपना जो एक डिक्लेरेशन है वो फॉर्म 60 में दे सकता है बट कौन से ऐसे पर्सनस हैं जो नहीं दे सकते वो ये हैं द सेंट्रल गवर्नमेंट, द स्टेट गवर्नमेंट और काउंसिलर ऑफिसेस। जो यहाँ पे सेंट्रल ऑफिसेस जो हैं काउंसिलर हैं या स्टेट गवर्नमेंट्स के हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अगर इन ट्रांजैक्शन में एंटर करती हैं विदाउट पैन तो उनके लिए ऐसा कोई रूल नहीं है, उनके लिए ये रूल अप्लाई ही नहीं होता। दूसरा है एवरी पर्सन रिसीविंग एनी सम और इनकम और अमाउंट फॉर विच टैक्स हैज़ बिन डिडक्टेड, जिसके ऊपर टैक्स लगेगा यानी कि TDS लगेगा तो उनके लिए पैन कंपलसरी है। अगर इन ट्रांजैक्शन में वो एंटर करते हैं तो उनके लिए भी ये रूल अप्लाई नहीं होगा यानी वो डिक्लेरेशन नहीं दे सकते फॉर्म नंबर 60 के अंदर। फिर नेक्स्ट है वेयर एनी सम और इनकम और अमाउंट हैज़ बीन पेड आफ्टर TDS। अगर कोई भी सम या कोई भी इनकम या कोई भी अमाउंट ऐसा है जो आपको TDS कटने के बाद दिया जा रहा है, एवरी पर्सन डिडक्टिंग टैक्स शॉल कोड द पैन ऑफ द पर्सन टू हुम विच सच सम और अमाउंट या इनकम हैज़ बीन पेड बाय हिम इन द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। अगर उन्होंने जो है अपना पैन भी दे दिया,
अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट साथ में देने पड़ते हैं? द स्टेटमेंट इशूड रिगार्डिंग परक्यूसाइट्स एंड प्रॉफिट्स एंड लीव ऑफ सैलरी। परक्यूसाइट्स कितनी मिल रही हैं या प्रॉफिट्स कितना मिल रहा है सैलरी के साथ साथ, और जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं फर्निश्ड जो करने ज़रूरी हैं, वो ज़रूरी जो सेक्शन 203 के अंदर लिखे हुए हैं वो वाले सेक्शंस के अंदर जो भी सर्टिफिकेट्स उनको दिखाने हैं वो भी उसके साथ वो अटैच करेंगे। पैन नंबर तो करेंगे ही करेंगे, साथ साथ ये डॉक्यूमेंट्स भी अटैच होंगे। उसके बाद जिनका TDS कट रहा है ये बात ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट है ऑल रिटर्न डिलीवर्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 206 टू एनी इनकम टैक्स अथॉरिटी, या कोई भी अगर रिटर्न जो है वो डिलीवर की जा रही है 206 सेक्शन के अंदर, इनकम टैक्स अथॉरिटी को, किसी भी इनकम टैक्स अथॉरिटी को आपको वहाँ पे करना पड़ेगा, यानी कि वो डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। फिर नेक्स्ट है ऑल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड एंड डिलीवर्ड, सारे के सारे स्टेटमेंट और आपने जो भी प्रिपेयर की हुई हैं उनको डिलीवर करेंगे रिगार्डिंग TDS, जो भी TDS आपका कटा है उसके रिगार्डिंग एक तरीके से आप शो करेंगे कि हाँ हमारा TDS कटा है, किस परसेंटेज पर कटा है, किस तरीके से कटा है। उसके बाद है एवरी बायर और लाइसेंसी और लेसी referred to in section 206C will intimate his PAN to the person collecting tax at source। कोई भी बायर है या कोई लाइसेंसी है या कोई लेसेसी है, अगर वो सेक्शन 206C के अंदर आता है, उसकी कोई ऐसी ट्रांजैक्शन है जो इस सेक्शन के अंदर आ रही है, तो उनका जो PAN नंबर है वो उनको इंटीमेट करना होगा, यानी कि बताना होगा। और कब बताना होगा? जब TCS हो रहा है, यानी अब टैक्स जो है वो कलेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, पहले डिडक्ट की बात हो रही थी, अगर अब टैक्स कलेक्ट किया जा रहा है तो उनको इस सेक्शन के अकॉर्डिंग पैन नंबर इंटीमेट करना होगा, बताना होगा। उसके बाद है एवरी पर्सन कलेक्टिंग टैक्स एट सोर्स, कोई भी पर्सन अगर सोर्स पर टैक्स कलेक्ट कर रहा है अंडर सेक्शन 206C शॉल कोड पैन ऑफ एवरी बायर, हर एक बायर का, हर एक लाइसेंसी का और लेसेसी का जो पैन नंबर है उसको कोड करना होगा, यानी अटैच करना होगा, उनको बताना होगा और इनको अटैच करना होगा जो कलेक्ट कर रहा है। रेफर टू इन सेक्शन 206C इन द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, किन डॉक्यूमेंट्स में करना है? सारे सर्टिफिकेट्स लेने हैं, ठीक है, जैसे TDS में लिए थे वैसे ही TCS के अकॉर्डिंग लेंगे। जितनी रिटर्न्स डिलीवर की जाएंगी वो सारे इस सेक्शन के अंदर लिए जाएंगे 206C के अंदर। उसके बाद जितनी भी स्टेटमेंट प्रिपेयर की हैं और डिलीवर की जाएंगी रिगार्डिंग TCS के रिगार्डिंग। फिर नेक्स्ट लास्ट है इसमें जो आपका पैन है, पेनल्टी। अगर कोई पर्सन कोई रीज़न के बगैर, बिना रीज़न के अप्लाई नहीं करता पैन नंबर पर, ठीक है, और उन ट्रांसैक्शंस को कर लेता है जिन ट्रांसैक्शन पर मना है, यानी कि कंपल्सेशन है, और वो प्रिस्क्राइब्ड टाइम में फेल हो जाता है अपने पैन को आधार से कोट करने के लिए, तो जो असेसिंग ऑफिसर है वो क्या करेगा? उसके ऊपर पेनल्टी लगाएगा, और पेनल्टी कितनी होगी? 10,000 की फॉर ईच सच डिफ़ॉल्ट। हर एक डिफ़ॉल्ट की कितनी पेनल्टी होगी? 10,000 रुपीज़ की। अब जैसे अगर आधार कार्ड अब लिंक नहीं होगा तो अब जैसे पहले अमाउंट बढ़ा 1,000 रुपीज़ बढ़ गई पेनल्टी, अब आगे जाके ये 5,000 भी हो जाएगी और आगे जाके ये 10,000 भी पेनल्टी हो जाएगी। आज हम यहीं तक का ही टॉपिक करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।